हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर 6 से, जहां से हमने लास्ट क्लास खत्म किया था। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 6 यहां से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला सवाल क्या है, देखिए सबसे पहला सवाल है सेल इज अ लिविंग की नॉन लिविंग? बताइए। सेल इज अ सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। हाय एवरीवन। अरे यार। सो हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल का लेक्चर नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में जहां से हमने स्टॉप किया था, दैट इज असाइनमेंट नंबर 6। आइए स्टार्ट किया जाए असाइनमेंट नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सेल वॉल इज अ कौन सा लेयर, नॉन लिविंग लेयर की लिविंग लेयर? तो सेल वॉल जो होता है ये होता है नॉन लिविंग लेयर। ठीक है, लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ। देखो एल्गी जो था उसके 4 पार्ट्स थे, राइट। क्या क्या पार्ट्स है, आइए स्टार्ट किया जाए। तो सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या हो सकता है? गैलेक्टेंस, ठीक है। और क्या हो सकता है? मैनन्स, ठीक है। याद आया? ये 4 पार्ट्स थे जो एल्गी के सेल वॉल में पाए जाते हैं। सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स इज मेड ऑफ। सेल वॉल हाई प्लांट्स में, हायर प्लांट मतलब वेल डेवलप्ड प्लांट्स, जैसे जैसे कि मैंगो हो गया, ठीक है, गुआवा हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर जो सेल वॉल है ये किससे बना है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इनसे बना हुआ है आपका सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, चलिए। यंग सेल वॉल हैज द एबिलिटी टू ग्रो। जो यंग सेल वॉल होता है क्या वो ग्रो कर सकता है? उसके पास एबिलिटी है ग्रो करने की। तो यंग सेल वॉल हैज द एबिलिटी टू ग्रो, सही बात है। यंग सेल वॉल में ग्रो, यंग सेल वॉल जो होता है वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो यंग सेल वॉल हैज द एबिलिटी टू ग्रो। एक मिनट रुकिए। सेल वॉल, यंग सेल वॉल्स एबिलिटी टू ग्रो डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज द सेल मैच्योर। ये भी सही बात है, जैसे समय बीतता है तो सेल वॉल जो होता है वो ग्रो करना रुक देता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो डिपोजिशन के रूप में जमा होने लगता है और एक समय के बाद वो डेड सेल वॉल के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द। सेकेंडरी सेल वॉल किस तरफ फॉर्म होता है, इनर साइड या आउटर साइड? तो सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, ठीक है, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वही लिखा है, देखो अगला सवाल, द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मिडिल लैमेला इज मेड ऑफ, अगला सवाल, मिडिल लैमेला किससे बना है? मिडिल लैमेला बना है कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट से बना है, ठीक है। आगे देखो, मिडिल लैमेला ग्लूज और होल्ड्स नेबरिंग सेल्स, आसपास के सेल्स को होल्ड करता है, ग्लू करता है, चिपका देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द साइटोप्लाज्म ऑफ टू नेबरिंग सेल्स इज कनेक्टेड बाय। दो नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो कौन कनेक्ट करता है? दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म है उनको कनेक्ट करता है प्लाज्मोडेस्माटा, उनको कनेक्ट करता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 6 कंप्लीट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब मैं यहां से हट जाता हूं, आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। तो आइए सेल ऑर्गेनेल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें सेल ऑर्गेनेल स्टडी करना है कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। तो देखो सेल ऑर्गेनेल्स जो कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं उनको हम मेम्ब्रेन के आधार पर 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इस आधार पे हम उसको 2 टाइप में पहले क्लासिफाई करते हैं, फिर तीसरा क्लासिफिकेशन भी करेंगे।
पहले आइए दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो पार्ट है बोलते हैं कि इफ सेल ऑर्गेनेल is covered by is covered by मेम्ब्रेन, अगर सेल ऑर्गेनेल के ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ठीक है। अगर एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। और यहां पे क्या लिख सकते हैं, इफ सेल ऑर्गेनेल, इफ सेल ऑर्गेनेल, इफ सेल ऑर्गेनेल इज नॉट कवर्ड, इस बारे में क्या लिखेंगे, इस बारे में लिखेंगे नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। तो एक ऑप्शन ये है कि सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, और एक ऑप्शन ये है कि सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से कवर्ड ना हो, ठीक है। तो अगर ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, ठीक है, अगर ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा तो ये दो तरह का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है सिंगल लेयर और एक हो सकता है डबल लेयर, ठीक है। अगर सेल ऑर्गेनेल से मेम्ब्रेन से कवर्ड है तो उसको हम बोल सकते हैं कि या तो वो सिंगल लेयर के मेम्ब्रेन से कवर होगा, ठीक है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, या तो वो डबल लेयर के मेम्ब्रेन से कवर, या तो डबल लेयर के मेम्ब्रेन से कवर्ड हो। तो सिंगल लेयर के मेम्ब्रेन से अगर कवर्ड है तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर लिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ई आर लिखा है शॉर्ट मैंने। और क्या हो सकता है, गोल्जी एपरेटस, या गोल्जी बॉडीज भी बोल सकते हैं उसको, पढ़ेंगे हम लोग उसको बाद में, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं लाइजोसोम, ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हो वैक्यूल्स, एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। तो ये हो गए सिंगल लेयर्ड वाले, ठीक है। ऐसे ही डबल लेयर्ड वाले भी होते हैं, ठीक है। तो डबल लेयर वालों का एग्जांपल आप याद करें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है। तीन एग्जांपल्स आप याद रखें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इफ सेल ऑर्गेनेल इज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन देन, इस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स को हम कहेंगे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है राइबोसोम और एक है सेंट्रोसोम, ठीक है, एक है राइबोसोम और एक है सेंट्रोसोम। आइए लिख लेते हैं इसका एग्जांपल, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सेल ऑर्गेनल का लेखा जोखा, सब कुछ मिला जुला कर जो भी है, ठीक है। अब यहां से हम लोग को एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ने हैं वैसे भी, है ना। अब वैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज का क्लास माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। आप लोग इसका कॉपी करिए, फिर स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया शुरू किया जाए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, पहले बात देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन है, राइट। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वहां। तो स्टेनिंग करेंगे, देखो स्टेनिंग क्यों करेंगे, पहला सवाल ये है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो माइक्रोस्कोप से हम अगर इसको देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये दिखाई नहीं पड़ता। एक तो बहुत छोटा होता है, दूसरी बात इसमें कलर नहीं होता, बिकॉज इट इज कलरलेस। तो बिना आप इसको कलर किए माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सेल उठाए और माइक्रोस्कोप में देखने लगे। अगर आप अगर आपको इसको देखना है तो आपको इससे पहले कलर देना पड़ेगा। कलर इसलिए देते हैं ताकि आप इसको इसके बैकग्राउंड से सेपरेट कर सके। जैसे मान लो ये सेल है और इस सेल में यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से छुपा हुआ है, देखो सेल के बाकी चीजों का कलर और इसका कलर सेम, ये छुपा हुआ है, आपको इसको बाहर निकाल। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कलर दे देंगे, ठीक है। जब आप इसको कलर दे देंगे ना इस तरह से, तो ये नजर आएगा ऐसे।
और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ नजर आएंगी। ठीक है, तो कलर देते हैं इसको, जो कलर दिए तो देखो ये बैकग्राउंड से अलग दिखने लगा है ना, तो ये विजिबल हो गया। तो वही एनसीईआरटी कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स विजिबल ओनली आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग करने के बाद ही ये विजिबल होते हैं। ठीक है, तो विजिबल होते हैं तो ये दिखाई पड़ते हैं। तो मैं इस चीज को हटा देता हूँ। ठीक है, तो स्टेनिंग जब करेंगे हम लोग इसको, आइए हटाते हैं इसको, और हम इसे स्टेन करते हैं तो इसका कलर नजर आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आर माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया only become visible only become visible under the microscope under the microscope। ठीक है, only become visible under the microscope after staining, आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद ही ये नजर आते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहां लिख सकते हैं कि स्टेन कौन सा यूज किया गया, द स्टेन यूज्ड, द स्टेन यूज्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, स्टेन यूज्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम कौन सा स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जेनस ग्रीन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट आप याद रखें, जेनस ग्रीन एक प्रकार का स्टेन है। ठीक है, जो एनसीईआरटी को सॉरी जो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करता है, एनसीईआरटी को स्टेन नहीं करता। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लिखा नहीं है। ओके, तो जेनस ग्रीन बी होता है बेसिकली। जेनस ग्रीन क्या है, जेनस ग्रीन एक प्रकार का कलर है, एक प्रकार का स्टेन है जो माइटोकॉन्ड्रिया को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नंबर। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो कितना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ये सेल टू सेल वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सेल अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया varies from सेल टू सेल, सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में इसका नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, ये जो नंबर वेरी करता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, सेल की नीड्स कैसी हैं, क्या सेल को अधिक एनर्जी की आवश्यकता है या सेल को कम एनर्जी चाहिए। अगर किसी सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर किसी सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है इट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल नीड्स या फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है सेल टू सेल, इट्स नंबर depends upon the physiological activity of the cell। ठीक है, सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नीड्स ऑफ द सेल। सेल को कितना जरूरत है, किसी किसी सेल को ज्यादा एटीपी चाहिए तो जिसको ज्यादा एटीपी चाहिए वो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रखेगा, जिसको कम एटीपी चाहिए उसके पास कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, बस वही लिखा है, तो ये वेरी करता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, शेप की बात कर लेते हैं। देखो जो शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये होता है सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, कैसा होता है, सॉसेज। ठीक है, मैं लिख रहा हूं सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल शेप। देखो सॉसेज किसको बोलते हैं, क्या होता था कि जो फॉरेनर्स हैं इंडिया से बाहर वो लोग क्या करते थे, जैसे यूरोपियन खासकर और अमेरिकन जो है, खासकर अमेरिकन, तो वो लोग क्या करते थे ना कि पिग जो होता है, पिग, ठीक है, पिग के इंटेस्टाइन से वो लोग एक रेसिपी बनाए थे। ठीक है, उनका एक खाने का डिश था बोल सकते हैं आप, उसको बोलते थे सॉसेज। ठीक है, आपने बचपन में टॉम एंड जेरी का जो कार्टून है वो देखा होगा या फिर कोई और कार्टून देखा हो, तो उसमें कार्टून में खासकर ये इस्तेमाल होता है।
जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर्स वो लोग बनाते थे, जैसे मान लो इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर करके से नीचे करके, ठीक है, उसको खाते थे, पकाते थे, आग के नीचे पका कर उसको खाते थे, ठीक है। ये क्या है, पिग का इंटेस्टाइन है ये, ठीक है, ये पिग का इंटेस्टाइन है, उसको ये लोग खा रहे हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा है सॉसेज। तो जो साइंटिस्ट ने पहली बार इसको देखा, उसको ये क्या नजर आया, उसको नजर आया ऐसा कुछ सॉसेज, ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं सॉसेज शेप, समझे बात। सॉसेज का मतलब या सिलिंड्रिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल मतलब कोई भी सिलेंडर के आकार का, ठीक है, सिलेंडर के आकार का, सिलेंडर सिलेंडर, ठीक है, ये रहा सिलेंडर के आकार का, मान लो इस तरह का। तो ऐसा हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर बना दिए। तो सॉसेज शेप्ड, शेप्ड हो गया है, ठीक है, सॉसेज शेप्ड, शेप्ड या फिर सिलेंड्रिकल शेप्ड, ठीक है। सॉसेज ये मैंने बना दिया ऑलरेडी, चलो आगे बढ़ते हैं। साइज की बात कर लेते हैं। आप देखो साइज जो होता है ये भी वैरी करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है ये अलग अलग होता है, ठीक है। मैं साइज से बात कर रहा हूं तो लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, ठीक है। एक होता है टिपिकल साइज, टिपिकल मतलब मिला जुला के अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। टिपिकल कैसा होना चाहिए, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो टिपिकल, टिपिकल एक यूपी का कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा नहीं एक लड़का है, ठीक है, और एक टिपिकल इंग्लैंड का है, ठीक है, इंग्लैंड का है। तो एक टिपिकल इंग्लैंड का बच्चा है और एक टिपिकल यूपी का बच्चा है, ठीक है, कानपुर का। तो मान लो एक कानपुर का बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो बच्चा नहीं बोलेंगे, एक ग्रोन अप इंसान है, ठीक है, और एक ग्रोन अप इंसान है, एक बड़ा इंसान है, और वो क्या कर रहा है, आ, कोई पान मसाला खा रहा है, ठीक है, पान मसाला खा के थूक रहा है, मान लो ऐसा है। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि एक है, एक कोई इंसान है जो पान मसाला खा के थूक रहा है, दो में से कोई एक है, चूज करो। क्या तो वो यूपी का है या तो वो यूके का है। यूके का है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का है। तो इंग्लैंड वालों के अपने कुछ दूसरे टाइप के नशे हैं, यहाँ के लोगों के कुछ अपने टाइप के नशे हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो आप बता रहे हो पान मसाला, पान मसाला इंडियन नशा है, राइट, और वो यूके वाले हैं उनका कुछ अलग ही नशा है, ठीक है। तो आप इस नशे के नाम को सुनकर बता सकते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। क्या आप यूपी के बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे नहीं, यूपी के लड़के की बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, या फिर आप यूके के आदमी की बात कर रहे हैं। फर्क बता सकते हैं ना, कि इस कैरेक्टर को आपने बताया कि पान पराग, या पान पराग नहीं, कोई पान मसाला, कोई पान मसाला मान लीजिए, पान मसाला थूक रहा है, ठीक है, पान मसाला थूक रहा है वो इसका मतलब क्या है, या तो वो या तो वो इंसान इंडिया का है या तो मान लो यूके का है, ठीक है। अब वो इंडिया का है मान लो या यूके का, कैसे पहचानोगे, तो उसके कैरेक्टर को देखो, ये पान थूकने वाला जो कैरेक्टर है वो इंडिया में है, ठीक है। यूके में वो लोग कुछ और थूकते हैं जो भी है, ठीक है। उनका और इंडिया में फर्क है, राइट, दोनों कैरेक्टर्स में फर्क है। दोनों का कैरेक्टर्स मतलब यहाँ पर इस हिसाब से है कि किस प्रकार की चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यूपी वाला जो लड़का है, ठीक है, उसके पास ये कैरेक्टर है कि वो पान खा के थूक रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे टिपिकल यूपी का लड़का है ये, ठीक है, जो पान खा के थूक रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर है सॉसेज शेप और एक है सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका शेप। उसके बाद है साइज, साइज की जब हम बात कर रहे हैं तो साइज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी अलग अलग टाइप का होता है। एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया में, अ टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया, आइए लिखा जाए, अ टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया, टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया हैज, हैज, एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। उसकी जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच। एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया की जो वैल्यू होती है, डायमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि एक एवरेज वैल्यू भी होती है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एवरेज डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एवरेज डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप याद कर लो,
एवरेज डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप याद कर लो, ये होता है 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही आप एक और याद रखो, लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। ये सब याद करने का चीज है। ठीक है, ये सब आप याद कर लेना। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये हो गया आपके साइज के बारे में, अलग अलग साइज। चलिए ठीक है, साइज। चलिए डिस्कवरी की बात हम लोग कर लेते हैं। आइए, डिस्कवर्ड बाई, नेम्ड बाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था किसने? तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था एक कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो कॉलिकर ने इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम स्ट्राइटेड सेल्स। चाहे तो आप याद कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, ये नहीं पूछे कहां से डिस्कवर किया था। स्ट्राइटेड सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के स्ट्राइटेड मसल्स या स्ट्राइटेड सेल्स, स्ट्राइटेड मसल्स लिख लो बेटर होगा। स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है, से इसको डिस्कवर किया गया था 1880 में, 1880 में। ठीक है, कॉलिकर नाम याद रखो, इनफ है। ठीक है, कॉलिकर का नाम याद रखो बस। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद देखो, नेम्ड बाई। तो नेम्ड बाई, इसको नेम किसने दिया? तो इसको नेम दिया बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने। तो मतलब नाम रखा गया है जो, वो किसने रखा है? बेंडा ने रखा है। डिस्कवर किसने किया है? कॉलिकर ने। तो डिस्कवर किया है कॉलिकर ने, नाम रखा है बेंडा ने। ठीक है, चलिए एक बार इसको पॉज करिए, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिए। ओके, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। आइए स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग अलग शेप्स आएंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आपको नजर आएगा? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को आप इमेजिन करिए। क्या मेरे पास स्पेस है? वेट, इंदर मेम्ब्रेन, अच्छा ठीक है। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैं यहां बना रहा हूं। मान लो मैं बना रहा हूं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पहले आपको काटना पड़ेगा। तो आप पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे निकालो बाहर। ठीक है, और बाहर निकालने के बाद, इसको बाहर निकालने के बाद इसको ऐसे काटो। ठीक है, जैसे मान लो ये आलू है, और आलू को आप ऐसे काट रहे हैं, बार बार हर क्लास में आलू काटते हैं। ठीक है, ये आलू को ऐसे काट रहे हैं। जब आलू को ऐसे काट रहे हैं तो इसके अंदर का, आलू के अंदर का कोई स्ट्रक्चर नजर आएगा। मान लो आलू सड़ा हुआ है, तो आपको अंदर सड़ा हुआ नजर आ रहा है, देखो, है ना? वैसे ही इसके अंदर भी कुछ नजर आएगा, और वो जो अंदर का स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो आपको ऐसा दिखता है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा बनाता हूं ताकि मैं दो डायग्राम्स बना सकूं। आइए पहले बनाते हैं ये डायग्राम। ये है पहला माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं एक और लेयर बना रहा हूं। तो ना, मैं यहाँ पे जो लेयर बना रहा हूँ, दिस लेयर, जो पीला लेयर है, येलो येलो लेयर, येलो येलो लेयर, देखो, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो लेयर। और एक है सफेद लेयर, व्हाइट लेयर, और एक है येलो लेयर। तो आप अपने पास दो लेयर्स। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो दो लेयर्स हैं, इनको आप एक एक करके देखें। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, फिर से बना दिया मैंने। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस येलो लेयर को मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने इस लेयर को दोबारा बनाया। ठीक है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा बनाया कि ये जो अंदर का येलो लेयर था, इनर लेयर, ये फोल्ड हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? फोल्ड हो गया है। एक बात और याद रखो, ये है अपना आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है? इनर लेयर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो लेयर्स है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो लेयर है, आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है, देखो, ये तुम्हारे पास इनर लेयर है येलो वाला, इसके अंदर फोल्ड हो जाएंगे। फोल्ड होने का मतलब क्या है, समझना। देखो, ये जो अंदर का लेयर है, ये अंदर की तरफ और आ जाएगा ऐसे, ये अंदर की तरफ आ गया।
ठीक है, इसने अपना फैलाव बढ़ा लिया, इसने अपना एरिया बढ़ा लिया अंदर की तरफ, ये फैल गया अंदर तक। ठीक है, जैसे मैं सामने आ जा रहा हूं तो मैं अपना एरिया आगे आगे की तरफ बढ़ा ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं पीछे से लेकर सामने आ गया, हर जगह आ गया, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अपना एरिया बढ़ा ले रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इनवेजाइनेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनवेजाइनेशन, या फिर सिंपल भाषा में बोले इसको बोलते हैं इनफोल्डिंग। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है आपका इनर लेयर, अरे अरे, हाँ ये है आपका इनर लेयर। ठीक है, ये है आपका इनर लेयर, और ये क्या है आपका आउटर लेयर। तो जो इनर लेयर है, जो इनर लेयर है वो अंदर की तरफ, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, जो इनर लेयर है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, फैल गया। ठीक है, तो देखो पहले बस ये यहां तक था, पहले बस यहीं तक था, देखो मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूं। अब क्या हुआ, ये चीज पूरा बाहर यहां तक आ गया, देखो फैल गया ये, समझे बात, ये फैल गया। देखो इसके बाद फिर से यहां तक गया, यहां तक गया, पहले ये यहां यहां था, यहां यहां था, पहले यहां यहां था, यहां यहां था, बट अब क्या हो गया, अब ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, इस तरह से फैल गया है। तो अब यहां नहीं रहा, ये देखो यहां पर गैप हो गया है, समझ में आ रही है बात, ये निकल कर ऐसे आ जा रहा है, फैल जा रहा है, समझ रहे हो, ये फैल कर आगे आ जा रहा है। ओके, ऐसे ही देखो, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ाओ, ये देखो यहां से निकला ऐसे, फैल गया। ठीक है, ऐसे देखो यहां से जब निकल गया तो ये वाला एरिया खाली हो गया, ये वाला ब्लैक कर दो ऐसे। ठीक है, ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे, ये देखो आगे गया, आगे गया, यहां से मान लो ये ऐसे, यहां से ये फोल्ड हो गया ऐसे करके, फोल्ड हो गया। ठीक है, आगे की तरफ फोल्ड हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, फोल्ड हो गया। ठीक है, ऐसे, उसके बाद आगे जाओ फिर से, देखो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। ठीक है, ये फोल्ड हो गया ऐसे, सब फोल्ड हो गया, ये अपना एरिया बढ़ा लिया है, समझे, ये अपना, इसने अपना एरिया बढ़ा लिया है, और इसलिए आपको ये इस तरह का नजर आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो बेसिकली जो अंदर का लेयर है वो फोल्ड हो चुका है, अंदर का लेयर फोल्ड हो चुका है। ठीक है, और ये जो अंदर का लेयर है ये फोल्ड होने के बाद कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो आपको दिख रहा है बोर्ड। ठीक है, थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं चीजों को, और आपको दिखाएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो इसके बीचों बीच अंदर में, यहाँ पर जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, देखो सबसे बाहर तो आपके पास आउटर लेयर है, फिर अंदर में आपके पास इनर लेयर है ना, और इनर लेयर के भी अंदर जो लिक्विड भरी हुई है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो जो यहाँ पे रेड कलर का आपको दिख रहा है, देखो ये देखो रेड कलर, पहले ये लिक्विड पूरी भरी हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इनर लेयर सारा एरिया हड़प लिया, इनर लेयर ने सारे एरिया को अपने अंडर ले लिया, तो जो बचा कुचा थोड़ा बहुत छोटा छोटा एरिया है उसमें ये लिक्विड भरी हुई है, सोचो ऐसे। ठीक है, समझ आ रहा है, इस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं, इस लिक्विड को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स, इस लिक्विड को नाम देते हैं मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स पहले पूरा भरा था, अब कहीं कहीं भरा है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात, जहां जहां पर ये आपका इनर लेयर भर गया है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। तो देखो पहले इनर लेयर बस इतना था, यहां से लेकर यहां तक था, तो मैं अलग कलर से इसको भरता हूँ, आओ, तो इसको कौन सा कलर से भरा जाए, हम्म, हाँ, तो चलो इसको भर देते हैं, आओ, ये देखो पहले ये बस इतना था, इतना इतना, इनर और आउटर के बीच का ये मैं बात कर रहा हूँ, देखो इनर और आउटर के बीच का एरिया मैं भर दे रहा हूँ। ठीक है, इनर और आउटर के बीच का एरिया है, देखो देखो देखो, इनर और आउटर के बीच का एरिया, तो इनर और आउटर के बीच का जो एरिया है वो देखो अब कितना हो गया है, ये तो है ही, साथ में इनर और अंदर फैल गया है, देखो दिख रहा है, ये और अंदर फैल गया है, समझ में आ रहा है, ये और अंदर फैल गया है, इस तरह से।
ठीक है, ऐसे ही यहां भी भर लो, ऐसे ही इसको ही भर लेंगे, चलो ठीक है। तो हमने पूरा भर लिया इसको। इसको पूरा भर लेते हैं। देखो ये इनर एरिया जो है ना वो पूरा फैल गया है अंदर, अंदर तक ये फैल गया है, ठीक है। ये तो अंदर तक फैल गया है इस तरह से। तो जहां जहां आपको ये डीप ब्लू कलर नजर आ रहा है, ब्लू कलर नजर आ रहा है, देखो देखो, जहां जहां ये डीप ब्लू कलर नजर आ रहा है वहां वहां क्या हुआ है, वहां वहां इसका एरिया बढ़ गया है पहले से। तो पहले देखो इनर लेयर बस इतने से एरिया में था, इनर और आउटर के बीच जो एरिया थी बस इतना ही था। अब ये एरिया पूरी फैल गई है, ठीक है। अब देखो मैं इसको अगर नाम दूं, लाइक आई कैन से कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड द आउटर कंपार्टमेंट। बाहर का जो लेयर है और जो इनर का लेयर है उनके बीच का जो एरिया है, इट इज कॉल्ड द आउटर कंपार्टमेंट। समझ रहे हो बात? इस एरिया को हम कह रहे हैं, जो नीला एरिया है, ब्लू वाला एरिया, इट इज कॉल्ड द आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर का एरिया है, ये पूरा अंदर का, दिस इज कॉल्ड द इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो दो कंपार्टमेंट है, दो कंपार्टमेंट, दो हिस्से में ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बट गया है बिकॉज ऑफ इनर लेयर एंड आउटर लेयर, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। क्लियर है बात? अच्छा, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो इनर लेयर है उसकी इन फोल्डिंग हो गई है, उसने अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया है, ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है नेक्स्ट पेज पर कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो हम यहां कहेंगे कि द इनर लेयर, आइए लिखते हैं, द इनर लेयर, द इनर लेयर अंडरगो, अंडरगो फोल्डिंग्स, undergo foldings to increase their surface area, to increase its surface area, to increase its surface area। इनर लेयर ने अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया, इनर लेयर ने फोल्डिंग करके अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया। द इनर लेयर अंडरगो फोल्डिंग्स टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया फॉर हाइयर एटीपी प्रोडक्शन। देखो इनर लेयर के अंदर क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इनर लेयर के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अंदर की जो लेयर है उसके अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो एटीपी का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जितना ज्यादा आप इनर लेयर को बढ़ा लोगे उतना अधिक एटीपी आप बना पाओ, ठीक है, क्योंकि इनर लेयर में ही एटीपी बनती है, ठीक है। तो जितना अधिक आपका इनर लेयर का एरिया होगा उतना ज्यादा आप एटीपी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो था बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, ठीक है। एक बार आप इसको कॉपी करिए, फिर इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि क्रिस्टे क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, एक बार इसे कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिया, आइए। तो आइए इनर मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन क्या है? तो इनर मेम्ब्रेन जो आपने अभी इन फोल्डिंग्स देखी उसी को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। एक बार दोबारा से उसे बनाते हैं, थोड़ा जल्दी बनाएंगे इस बार। देखो सबसे पहले ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो एरिया आपको नजर आएगा दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैं बनाने जा रहा हूं इनर मेम्ब्रेन, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, इस तरह से, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, आउटर और इनर के बीच में जो एरिया है उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये सब लिक्विड भरा है,
ठीक है, तो ये लिक्विड भरा है इनके बीच ऐसे करके। चलिए ठीक है, ये लिक्विड भरा है फिर से, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है थोड़ा सा इसको शेड कर लेते हैं, आइए तो इसको शेड कर लेंगे, इनर मेम्ब्रेन को शेड कर लेते हैं। ये देखो यहां पर है इनर मेम्ब्रेन, येलो येलो, फिर से मैं यहां बना रहा हूं, देखो अंदर की तरफ चला गया ऐसे सरफेस एरिया बढ़ा के, ठीक है, अंदर की तरफ। फिर से ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, चलो ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जब इनर मेम्ब्रेन ने अपना एरिया बढ़ा लिया है, ठीक है, इसने अपना एरिया बढ़ा लिया है, ठीक है। तो जो एरिया बढ़ा लिया है, इससे फोल्डिंग्स क्रिएट हुई, राइट। इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहेंगे, तो ये लिखते हैं इसको भी, चलो तो लिखते हैं द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगोज, ठीक है, अंडरगोज लिखा हुआ है, ठीक है, अंडरगोज, अंडरगोज इन फोल्डिंग्स, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स, इन फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स को इन फोल्डिंग या इन वजाइनेशन कहते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स, इन फोल्डिंग्स, ठीक है, अंडरगोज इन फोल्डिंग टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जब ये इन फोल्डिंग होती है तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, कॉल्ड क्रिस्टे, क्या कहेंगे, क्रिस्टे, देखो क्रिस्टे, ठीक है। ध्यान रखना क्रिस्टे जो वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल है ये, इसका सिंगुलर वर्ड क्या होगा, सिंगुलर होगा क्रिस्टा, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे सिंगुलर क्रिस्टा, ठीक है। एक होगा तो क्रिस्टा, बहुत सारे होंगे तो क्रिस्टे, बहुत सारे होंगे तो क्रिस्टाज नहीं बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इनर लेयर के बारे में, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है देखो, तो ये जो क्रिस्टे है ना, द क्रिस्टे, द क्रिस्टे कंटेन, द क्रिस्टे कंटेन सेवरल एंजाइम्स, ये जो क्रिस्टे हैं इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। द क्रिस्टे कंटेन सेवरल एंजाइम्स, द क्रिस्टे कंटेन सेवरल एंजाइम्स, तो ये एंजाइम्स किसमें काम आते हैं, required for aerobic respiration, required for aerobic respiration, ये जो एंजाइम्स है ये काम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। ब्रैकेट में लिखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, आप नाम याद रखो ईटीसी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इससे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पर एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो क्रिस्टे कंटेन सेवरल एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीसी बराबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट इज यूज्ड फॉर, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या करेगा, दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में एटीपी, ठीक है।
चलिए, तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन्स में होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इनर मेम्ब्रेन अपने एरिया को बढ़ा ले रही है और इनफोल्डिंग्स फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं आओ कि क्रिस्टे जो है इनफोल्डिंग्स है, और तो मैं लिख दिया हूं क्रिस्टे क्या है, इनफोल्डिंग्स है, और ये इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टे क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन साथ में लिखेंगे हम लोग, हाइयर द सरफेस एरिया, जितना अधिक सरफेस एरिया उतना अधिक एनर्जी। ठीक है, जितना अधिक सरफेस एरिया होगा सोचो उतना ज्यादा एनर्जी बनेगा। तो सोचो पहले यहां पर सरफेस एरिया कितना था, बस ये देखो ग्रीन जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है उतना ही सरफेस एरिया था ना पहले, उतना ही था पहले। अब देखो, अब सरफेस एरिया बढ़ गया है, फोल्डिंग्स की वजह से सरफेस एरिया देखो बाहर निकल आया है ना, सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन या एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही एनर्जी बनती है। तो पहले बस इतनी एनर्जी बन रही थी, यहाँ पर इतनी जगह पर बन रही थी। अब देखो इसके और भी ब्रांचेस खुल गए हैं, यहाँ तक फैल गया है, पूरा फैल गया है। तो फैल गया है तो ज्यादा, जितना अधिक फैलेगा, जितना अधिक सरफेस एरिया बढ़ाएगा उतना अधिक एनर्जी बनाएगा। समझे बात, वही है, यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही लिख रहे हैं, हायर द क्रिस्टल इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन, हायर द सरफेस एरिया, हायर द या ग्रेटर द सरफेस एरिया बेटर होगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द या हायर इज द एनर्जी। ठीक है, हायर इज द एनर्जी प्रोडक्शन, हायर इज द एनर्जी प्रोडक्शन। जितना अधिक सरफेस एरिया उतना अधिक एनर्जी का प्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, अच्छा, इनर मेम्ब्रेन के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। आप ये भी याद रखें कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों के पास कुछ कुछ अपने खुद के एंजाइम होते हैं, उसको मैं भी लिख दूंगा लास्ट में। चलिए एक चीज और याद रखिए कि द इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये किसी किसी चीज को अंदर आने देगा और किसी किसी चीज को अंदर आने से रोकेगा, सबको आने नहीं देगा। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। जब आप आउटर पढ़ेंगे ना तो आप पाएंगे कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली परमिएबल है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। उसको भी लिख लेते हैं, द इनर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये किसी किसी चीज की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, सबकी मूवमेंट को होने से रोकता है। कोई कोई चीज मूव करती है, कोई कोई चीज मूव नहीं करती है। हम लिखेंगे द इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, दैट इज इट अलाउज, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स या सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स। किसी किसी मॉलिक्यूल्स को ये सेलेक्ट करता है और उसको ही मूव करने के लिए छोड़ता, आगे जाने देता है। सभी को ये आगे जाने से रोकता है, किसी किसी चीज को ये जाने देता है, सेलेक्ट करके आगे छोड़ता है। ठीक है, सबको ये नहीं जाने देता, किसी किसी चीज को चूज करके उसको आगे भेजता है या फिर अंदर लाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव नेचर, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, चलिए ये हो गया इनर मेम्ब्रेन का डिटेल्स। एक बार आप इसे पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, अब आते हैं आउटर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स के बारे में। देखो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, तो आपने यहाँ देख लिया है ऑलरेडी कि आउटर मेम्ब्रेन कहाँ पर है। ये देखो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कलर का बना के रखा है बाहर, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मार्क कर लो अगर थोड़ा सा चाहो तो। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। एंड ये क्या हो गया, दिस इज दिस कंप्लीट थिंग पूरा, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है ये अंदर तक फैल गया है। ठीक है, तो ये जो अंदर का आपको लेयर नजर आ रहा है, ये एवरीथिंग, ये वाला भी, ये सारे क्या है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टा। ठीक है, सिंगल होगा तो क्रिस्टा, बहुत होगा तो क्रिस्टे। ठीक है, बहुत सारे होंगे तो क्रिस्टे। ठीक है, ये वाला भी सब क्रिस्टे हैं, क्रिस्टे हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये जो पार्ट आपको रेड रेड दिख रहा है, दिस इज द मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। ये हो गए नाम वाम जो भी है, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है बात। चलिए फिर से पॉज करिए और कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। आइए, तो अब बात कर लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। देखो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन वो बाहर का जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। तो देखो इसके बारे में इंसर्टे ने एक लाइन लिखी है कि आउटर मेम्ब्रेन इज, आइए लिखते हैं, द आउटर मेम्ब्रेन इज, आउटर मेम्ब्रेन इज इज द इज द लिमिटिंग बाउंड्री। लिमिटिंग मतलब सबसे बाहर का, सबसे बाहर वाली। ठीक है, लिमिटिंग बाउंड्री। बाउंड्री समझते हो, बाउंड्री मतलब बाहर का जो एक आप बोल सकते हो बाहर का घेरा। ठीक है, तो एक सेल का, सेल सॉरी, एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर का घेरा है, वो कौन है, सबसे बाहर का घेरा कौन है, बाहर का घेरा है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ठीक है, सो द आउटर मेम्ब्रेन इज द लिमिटिंग बाउंड्री। लिमिटिंग मतलब होता है आउटर मोस्ट, लिमिटिंग मीन्स आउटर मोस्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी बात, आउटर मेम्ब्रेन लिख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब, कंटिन्यूअस मतलब बिना किसी गैप के, बिना रुके, बिना गैप का, बिना किसी गैप के है, लगातार है, बिना किसी गैप। ठीक है, बिना किसी गैप का मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, बिना किसी गैप के मेम्ब्रेन बना हुआ है ये। ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं है। तीसरी बात, आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल, इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब कोई भी चीज इसके आर पार आराम से आ सकती है और जा भी सकती है। ठीक है, फ्रीली परमिएबल है। चौथी चीज जो एनसीईआरटी कहती है कि बोथ इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनके पास, दोनों के पास अपने खुद के कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं। आइए, हम लिखेंगे कि बोथ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स हैव have their own have their own specific enzymes। इनके पास खुद का स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है। ठीक है, तो दोनों के पास अपना अपना खुद का एंजाइम्स होता है। ठीक है, आपको बस इनर वाला पढ़ना है। इनर वाले में जो एंजाइम्स होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, जब प्लांट ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ाया जाएगा, रेस्पिरेशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने मिलेगा। वहां पे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। अभी के लिए बस आप याद रखें कि आउटर मेम्ब्रेन के पास भी कुछ एंजाइम है, इनर मेम्ब्रेन के पास भी कुछ एंजाइम्स है। ठीक है, और दोनों अपना अलग अलग एंजाइम रखा है, स्पेसिफिक नेचर का एंजाइम। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। आगे बढ़ा जाए और बात की जाए, चलिए मैट्रिक्स के बारे में। देखो मैट्रिक्स क्या है, ये देखो आपको मैट्रिक्स नजर आएगा, ये रहा मैट्रिक्स, जो फ्लूइड भरा हुआ है, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। द, कैसे कर लो, इनसाइड
या ऐसे कर लो, ऑन द इनर साइड, सॉरी, ऑन द इनर साइड, ऑन द इनर साइड, ऑन द इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, अंदर, इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर के हिस्से में, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर के हिस्से में क्या है, डेंस, डेंस लिक्विड इज प्रेजेंट या फ्लूइड इज प्रेजेंट, ठीक है, इज प्रेजेंट, होमोजेनस फ्लूइड भी बोल सकते हो, डेंस होमोजेनस फ्लूइड, डेंस होमोजेनस फ्लूइड, होमोजेनस फ्लूइड, होमोजेनस मतलब जिसका कंसंट्रेशन हर जगह बराबर हो उसे बोलते हैं होमोजेनस, ठीक है, डेंस होमोजेनस फ्लूइड इज प्रेजेंट, which is called, that is called the मैट्रिक्स, इसी को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारी ढेर सारी चीजें होती हैं, जैसे क्या क्या होता है ये लिखा जाए, तो मैं लिखूंगा द मैट्रिक्स कंटेन द फॉलोइंग, द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स कंटेन द फॉलोइंग, द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में पास स्पेस है कि नहीं, लेट मी चेक, ओके नहीं है, एनीवेज ये लिखा जाए, द मैट्रिक्स कंटेन द फॉलोइंग, कंटेन द, कंटेन्स द फॉलोइंग, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आइए देखी जाए। तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर वन, तो मैट्रिक्स के पास होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए, अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के पास डीएनए के अलावा कुछ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, छोटे छोटे आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, डीएनए होता है, आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, और क्या होता है, और होता है राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं इसके पास वो होते हैं 70S, एस क्या होता है, जब राइबोसोम आपको पढ़ाया जाएगा तो समझाया जाएगा, फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट, नहीं पढ़ना अभी के लिए, राइबोसोम का एक अलग से टॉपिक आएगा, वहां पर एस का डिटेल मतलब मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी के लिए आप बस याद रखो कि इसके पास जो राइबोसोम है उसकी वैल्यू है 70S, एस इसकी यूनिट है, आप समझ लो, ठीक है। और क्या हो सकता है, और होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डिफरेंट टाइप के जो चीजें चाहिए, एंजाइम चाहिए, जो भी चीजें स्ट्रक्चर्स चाहिए जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं, तो मैट्रिक्स कंटेन द फॉलोइंग, क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और क्या होता है नंबर टू, और होता है फ्यू आरएनए, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या होता है यहां लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है, नंबर थ्री, और क्या होता है 70S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स ये अलग होते हैं, जो कि 80S होते हैं, ठीक है। ये जो एस का खेल है आपको समझाया जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होना, ये जो भी एस की कहानी है ये सारी चीज आप राइबोसोम्स नाम के जब टॉपिक आएगा वहां पे आप सीखेंगे, जल्दी आएगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि राइबोसोम्स दो प्रकार के हैं, एक है 70S और एक है 80S, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 80S। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है, और वो राइबोसोम कहां पर पाया जाता है, वो राइबोसोम पाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं, उसको साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बोलते हैं, जो कि 80S के होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 70S के होते हैं, ठीक है, इतना याद रखो अभी के लिए। चलो आगे बढ़ा जाए, 4 नंबर, और क्या होता है, तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, चीजों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। मैं लिखूंगा कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लिखो कंपोनेंट्स मतलब चीजें, ठीक है, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीजें
मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में सारा कहानी। एक बार आप इसको पॉज करें, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, आइए फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? नंबर वन, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है, लोकेशन है जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एनर्जी। जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो उससे एनर्जी बनेगी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन यूकैरियोटिक सेल्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में ये एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन यूकैरियोटिक सेल्स, हेंस इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? आर कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया को एक उपाधि दी गई है, एक नाम दिया गया है, एक टाइटल दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, सेल की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो एनर्जी बनाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और लिख के रखना कि एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी कैसे बनती है? जब आप पढ़ेंगे प्लांट रेस्पिरेशन तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि ये एनर्जी बनती कैसे है। ठीक है, एटीपी कैसे बनता है, वहां पर पढ़ाया जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन और लिख लो कि इट, से ये फंक्शन तो नहीं है बट आप जान के रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? वो अपना डिवीजन भी कर सकता है, और उसके डिवीजन का जो तरीका होता है वो है फिजन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फिजन। ये भी याद रखो क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? फिजन से डिवाइड करता है। फिजन मतलब एक से टूटकर दो पार्ट में टूट जाना। दो पार्ट में टूट जाना ही फिजन कहलाता है, और दो पार्ट्स को जोड़ना इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, तो ये फिजन है। ठीक है, चलिए ये हो गया फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हमने जो भी पढ़ा है अभी तक, जो भी हमने पढ़ा है वो सब यहाँ पर एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेते हैं, फिर क्लास स्टॉप करेंगे। देखिए एनसीईआरटी में जो भी हमने पढ़ा है एक बार रीड किया जाए। आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर टर्म क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, प्लूरल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन, जब तक इसको स्टेन नहीं करेंगे, आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, तब तक ये नजर नहीं आएगा। तो हमने ये भी पढ़ा था आज के क्लास में कि इसको स्टेन करने के लिए हमें जेनस ग्रीन चाहिए, राइट। उसके बाद देखो, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसा आप इसको एक्टिविटी की आवश्यकता है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिसाइड होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इसको स्टेन करना होगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। अगर हम शेप और साइज के आधार पर बात करें तो भी अलग अलग सेल में अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि टिपिकली इट इज सॉसेज शेप। ठीक है, याद है सॉसेज शेप पढ़ाया था आज। सॉसेज शेप का हो सकता है या फिर सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल हो सकता है, हैविंग अ डायमीटर, डायमीटर कितना है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, और एवरेज इसका कितना होता है? 0.5, और लेंथ कितना है? लेंथ भी याद रखो 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन से घिरा है, ये लोग स्टडी किए। ठीक है,
विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली। ल्यूमेन क्या होता है? अंदर का जो एरिया है, ठीक है। जैसे कि मान लो इस पेन को अगर हम खोलेंगे तो इसके अंदर जो आपको नजर आएगा, इसको खोलने के बाद जो अंदर का खाली स्ट्रक्चर नजर आएगा, इट इज कॉल्ड ल्यूमेन। तो किसी भी ट्यूब के अंदर जो चीज स्ट्रक्चर नजर आती है, आप अपने पेन को खोलो, रिफिल निकालो, फिर जो खाली ट्यूब नजर आएगा आपको, ट्यूब, उसी को ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है, अंदर का एरिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर का एरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है ठीक है, इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स। दो हो सकता है, कौन कौन सा? एक आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। आज के क्लास में लोग कर चुके हैं इसको, आउटर और इनर कंपार्टमेंट दो हिस्से में ये इसको तोड़ देता है, ठीक है। आउटर और इनर के बीच में आपका आउटर कंपार्टमेंट, इनर और मैट्रिक्स पूरा क्या है? इनर कंपार्टमेंट। याद आया? ये देखो, ये देखो, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। ये वाला हिस्सा आउटर कंपार्टमेंट, अंदर का हिस्सा इनर कंपार्टमेंट। यहां भी आप देख सकते हो, अंदर का हिस्सा इनर कंपार्टमेंट, बाहर का हिस्सा आउटर कंपार्टमेंट। ध्यान रखना, आउटर कंपार्टमेंट और आउटर लेयर दोनों अलग अलग है, ठीक है। आउटर लेयर बोलो, आउटर कंपार्टमेंट बोलो, दोनों सेम नहीं है। आउटर लेयर और आउटर कंपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और आउटर लेयर एक है, लेकिन आउटर कंपार्टमेंट क्या है? इतना इतना हिस्सा, एरिया की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, वापस आते हैं लास्ट पेज पर। हाँ, ये देखिए, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ, अंदर का जो कंपार्टमेंट है, इट्स फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड अ मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट है वो किससे भरा हुआ है? वो मैट्रिक्स से भरा है। ये देखो, जो इनर कंपार्टमेंट है, अंदर का जो एरिया है इनर कंपार्टमेंट, वो किससे भरा हुआ है? ये क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स से भरा हुआ, समझ में आ रहा है बात? ये देखो मैट्रिक्स अंदर में, यहाँ मैट्रिक्स है, ओके। तो इनर कंपार्टमेंट मतलब ये सब एरिया जो है ये मैट्रिक्स से भरा हुआ है, ये मैट्रिक्स से भरा हुआ है, समझे बात? चलो इसके बाद देखो, द, अच्छा, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। याद करो, जो आउटर मेम्ब्रेन है सबसे बाहर का बाउंड्री, कंटिन्यूअस है, लगातार है, कोई गैप के बिना है। लिमिटिंग बाउंड्री मतलब आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वही आउटर मोस्ट लेयर है। और इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ फोल्ड बनाता है, और उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ होता है, चलो ठीक है। द क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। आउटर मेम्ब्रेन बोलो या इनर मेम्ब्रेन बोलो, दोनों के पास अपनी खुद की कुछ एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सही बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब सेल एनर्जी बनाता है तो उसको बोलते हैं सेलुलर एनर्जी, सेल की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप इसको केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते आते हैं बचपन से पावर हाउस ऑफ सेल। द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, और क्या है? राइबोसोम्स है। कौन से राइबोसोम्स है? 70s। देखो साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम, बट वो 80s है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सा राइबोसोम? 70s। एस क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी आगे देखो, द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और क्या अच्छा इसके पास क्या है? कंपोनेंट्स जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। ये हो गया आपका फिजन, लास्ट में फिजन जो है ये इसका डिवीजन का तरीका हो गया, ठीक। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से कंप्लीट, ठीक है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है असाइनमेंट, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। इससे आपको आराम से सारी चीजें जो भी आज आपने पढ़ी है सारी रिवाइज हो जाएंगी। खुद से ट्राई करना करने की, ठीक है। पहले नोट्स बनाओ सारा का सारा, एनसीईआरटी रीड करो, फिर इस असाइनमेंट को खुद से ट्राई करो, देखो सारा बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ भी है, ठीक है। तो करते हैं आज का क्लास यहीं पर स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और उसके आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिड्स की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो तब पढ़ते रहिए। बाय बाय।